बहुत ज़्यादा इसमें प्रश्न को घुमाया नहीं गया है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा। ये कह रहा है कि प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णय विधियों की मदद से लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए। 2 सेक्शन है इसमें। पहला सेक्शन है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव्स, जेंडर जस्टिस, लैंगिक न्याय के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का क्या-क्या प्रोविजन है, क्या-क्या उसका प्रावधान किया गया है। उसके अलावा और दूसरा कह रहा है कि उससे संबंधित हमें केस लॉज, जो नया-नया जजमेंट और वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जो आया है, उसको भी बताइए। तो दोनों चीज़ बताना है हमको। एक तो पहले बताना है कि क्या-क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जेंडर जस्टिस को लेकर के, लैंगिक न्याय को लेकर के, और दूसरा है कि उससे संबंधित और कौन-कौन से केस लॉज, जैसे कि विशाखा गाइडलाइंस के बारे में बताया अभी कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, तो उसमें विशाखा गाइडलाइंस लाया गया था इसीलिए कि उसको इक्वल इस तरह किसी तरह का उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं हो और वो भी फ्री रूप से काम कर सके। इसी तरह का बहुत सारा केस लॉज है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। और उसमें जैसे कि है कि मैरिटल रेप में है, उसमें और है जैसे कि केस आपका है अनीता शर्मा का केस है, उसके अलावा सायरा बानो का केस है, तो बहुत सारा केस है, उसको हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग ये पहला सेक्शन देखते हैं। पहला सेक्शन ये है कि जेंडर जस्टिस को लेकर के क्या-क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, क्या-क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव्स है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, बस इंट्रोडक्शन दे देंगे। दूसरा क्या होना चाहिए, पहला बात है कि जेंडर जस्टिस को लेकर के, लैंगिक न्याय को लेकर के कौन-कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, संवैधानिक प्रावधान है, और दूसरा केस लॉज, कौन-कौन सा केस लॉज है, लास्ट में कंक्लूजन। ये 10-15 नंबर का प्रश्न है, इसलिए 2 से 3 पेज बहुत है। उसमें देखिए हम लोगों ने इसमें लिखा है, देखिए बहुत सारा प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें जेंडर जस्टिस को लेकर के बात किया गया है, ताकि प्रयास है एक इक्विटेबल सोसाइटी बने, एक इगलिटेरियन सोसाइटी बने जिसमें समानतावाद हो। देखिए फर्स्ट इंट्रोडक्शन देखिए क्या हमने लिखा है, जेंडर जस्टिस रेफर्स टू प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इक्वल राइट। मतलब जेंडर जस्टिस का मतलब ये है कि प्रोटेक्शन भी हो और साथ ही साथ प्रमोशन हो, मतलब उसका हम लोग सुरक्षा भी करें और साथ ही साथ उसको बढ़ावा मिले। क्या चीज का, इक्वल राइट्स, और साथ ही साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, सभी इंडिविजुअल्स के लिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर्स। मतलब हम लोग बिना जेंडर को कंसीडर किए हुए सभी लोगों के लिए, सभी इंडिविजुअल्स के लिए इक्वल राइट्स हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जेंडर जस्टिस। इट जिस तरह से कैसा होता है सोशल जस्टिस, उसमें क्या है, उसी रूप से उसको जो हक मिलना चाहिए, अगर मान लियो बुजुर्ग है तो उसे पेंशन का हक है, उसके पास जो भी एक राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है उसका हक है, एक महिला है तो उसके साथ एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का हक है। तो उसी तरह से यहाँ जेंडर जस्टिस का बात हो रहा है कि जेंडर को लेकर के हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे। अब इसमें आप देखिए अलग अलग प्रोविजन, जैसे आप लोग पढ़े होंगे प्रियम्बल, उसमें बताया गया है जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन। आर्टिकल 14 इक्वल बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सभी लोग लॉ के सामने इक्वल हैं। आर्टिकल 15 क्या है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जाति। तो यह है आर्टिकल 15(3), इसमें अलग से प्रोविजन किया गया है कि जो अगर मार्जिनलाइज सेक्शन के पीपल हैं तो उसको और अधिक बढ़ावा दिया जाए ताकि जेंडर जस्टिस हो सके। जो हाशिए वर्ग के लोग हैं, जैसे महिलाएं हैं, जैसे आपका विकलांग लोग हैं या बुजुर्ग है या एलजीबीटीक्यू सोसाइटी के लोग हैं, तो उन लोगों के लिए भी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इसके लिए आर्टिकल 15(3) में एक स्पेशल अरेंजमेंट स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट द्वारा किया जाता है ताकि जेंडर जस्टिस
जस्टिफाई हो सके, उसको प्रमोशन दिया जा सके, उसको प्रमोट किया जा सके। आर्टिकल 60 पढ़े होंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू सिटीजन, सभी लोगों के पास समान अवसर है इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नियोजन के लिए, मतलब किसी भी देश के किसी भी कोने में जाकर के वो काम कर सकता है, उसके पास इक्वल अवसर है, समान अवसर है। ये देखिए 243 का डी, ये है पंचायती राज से संबंधित। इसमें दो तरह का होता है, एक अर्बन और एक रूरल, अर्बन लोकल बॉडीज और रूरल लोकल बॉडीज दोनों होता है। तो दोनों में प्रयास किया गया है कि 1/3 एक तिहाई सीट आरक्षित महिलाओं के लिए, कि उसमें महिलाएं ही आएगी। 33%, ये जो हमारा 73rd अमेंडमेंट आया था, 74 अमेंडमेंट आया था, उसमें ये प्रोविजन किया गया। और बिहार सरकार में तो 50% है, बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 उसके तहत। आर्टिकल 51 ए, इसमें क्या है, इस तरह से हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, ठीक उसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज है कि ये प्रयास हो कि जेंडर जस्टिस हो, उसके इस तरह का ऐसा प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए जिससे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो। तो ये आर्टिकल 51 ए का ई है, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज में चर्चा किया गया है। आर्टिकल 42 इसमें बताया गया है कि जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं, एक उसके लिए उचित जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, ऐसा मानवीय कंडीशन हो, एक ऐसा माहौल उसे मिले ताकि वो अच्छे से काम कर सके। अब महिलाएं हैं तो उसे सीसीएल चाहिए होता है, या मैटरनिटी लीव चाहिए होता है, चाइल्ड केयर लीव, मैटरनिटी लीव, क्योंकि नेचुरली बायोलॉजिकल चीजें हैं, तो उसे ये चीज मिलना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन में और लीगली भी ऐसा प्रोविजन किया गया है। आर्टिकल 39 का डी, इसमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जितना जिस काम के लिए जितना मेहनताना पुरुष को मिलता है उतना ही महिलाओं को मिले, उतना ही वेज मिले। आर्टिकल 39 ए है, आर्टिकल 21 है, बताया है। तो ये सब आर्टिकल है, उसमें और भी इसे बायोफिकेट कर सकते हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में 243 का डी है, इकोनॉमिक में 16 to 39 डी बायोफिकेट कर सकते हैं। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिसके तहत जेंडर जस्टिस को जस्टिफाई करने का, इलस्ट्रेट करने का प्रयास किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इससे रिसेंटली हमने चर्चा भी किया था, एक हैंडबुक आया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक हैंडबुक जारी किया है। वो हैंडबुक किस पे है, उसी जेंडर स्टीरियोटाइप पे ही है, कि महिलाएं को हम लोग, जैसे कि उसमें हम लोग बोलते हैं वाइफ, तो वाइफ नहीं बोलते कि होम मेकर बोलना है। उसमें प्रयास किया गया है कि लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन उसमें प्रयास ये किया गया है कि जो हम लोग गलत शब्द यूज करते हैं, तो उसमें प्रयास करें कि एक उसका एक सही शब्द यूज हो। तो उसी वो भी एक हम लोग लास्ट में कंक्लूजन में डाल सकते हैं कि रिसेंटली बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैंडबुक हैज बीन रिलीज्ड फॉर द फॉर एलिमिनेटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स। तो ये सब है, आप डाल सकते हैं जब आप करंट अफेयर से अवगत रहेंगे तब। यस। केस लॉज, कौन कौन केस लॉज है उससे संबंधित, केस लॉज बहुत सारा केस लॉज है। वॉइस अभी हमने लाउड क्या सर चर्चा प्लीज। किया, हेलो, यस आवाज हेलो। आ रही है? यस यस ओके एक्यूरेट। केस लॉज जैसे कि हमने अभी चर्चा किया कि कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो कि जेंडर जस्टिस को प्रमोट करता है, लैंगिक न्याय को प्रमोट करता है। अभी हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं कि उससे संबंधित कौन कौन सा केस लॉज है, जो इम्पोर्टेंट केस लॉज है उसको ध्यान रखना है। जैसे आपका है, देखिए, विशाखा गाइडलाइंस, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये 1997 में आया था, लेकिन गाइडलाइंस आते आते 2013 लग गया। इसमें यह है कि जो भी महिलाएं अगर वर्क प्लेस पे काम करती है तो उसके साथ ये ध्यान रखा जाए कि उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस नहीं हो। अनुज गर्ग वर्सेज होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये भी एक केस है। इसमें था कि जहाँ पे बियर, मतलब आप लिकर करते हैं, जहाँ पे लिकर बिकता है तो वहाँ पे महिलाएं काम नहीं कर सकती है। इस तरह का, मतलब होटल एसोसिएशन एक संघ है, उसके द्वारा ये याचिका लगाया गया था। लेकिन उस याचिका में फिर अनुज गर्ग ने उसके अगेंस्ट में बोला, और उसमें मतलब जो जजमेंट ये आया कि नहीं, महिलाएं क्या है, इसमें हम लोग जेंडर स्टीरियोटाइप क्यों कर रहे हैं, हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ये सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फैसला दिया कि नहीं, वो अपना चाहे तो वो
कर सकती है वहाँ पे वर्क, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे लिकर का दुकान होता है, लिकर शॉप का दुकान होता है, तो वहाँ भी वर्क वो कर सकती है। जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये सब केस इंपॉर्टेंट केसेज है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक दिन में नहीं होता है। जब आप कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, पॉलिटी का बुक पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, तो ये सब चीजें धीरे धीरे याद होने लगेगा। उसमें ये एडल्ट्री को, जोसेफ साइन एडल्ट्री जो पहले एक क्रिमिनल ऑफेंस था, उसको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा माना जाता था कि जो वाइफ होती है उसको एक तरह से प्रॉपर्टी है हस्बैंड का। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे थे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, जेंडर स्टीरियोटाइप हो रहा था। तो उस चीज को केस लॉज के द्वारा इसमें फैसला आया कि एडल्ट्री, ये केस का नाम है जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, उसको डिक्रिमिनलाइज किया गया। उसी तरह से मैटर लेकर के है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था एक केस है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, कि 24 वीक्स के अंदर अगर उसे ऐसा लगता है कि मेरे साथ फोर्सफुली सेक्स किया गया है, इंटरकोर्स किया गया है, तो वो एबॉर्शन करवा सकती है, चाहे वो वाइफ ही क्यों ना हो। तो इस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि अधिक से अधिक जेंडर जस्टिस किया जा सके। लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है, इसमें है कि अ गर्ल्स कंप्लीट राइट टू मैरी ए पर्सन ऑफ देयर ओन चॉइस, उसके पास अपना हक है कि वो अपने शादी अपने अकॉर्डिंग, अपने पसंद के अनुसार कर सकती है। ये लता सिंह है, बाकी लोग याद रख सकती है जिनको अपना चाहिए। लक्ष्मी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें है कि एसिड, जो एसिड सेल होता है उसमें बैन होना चाहिए, कहीं ना कहीं एक तरह से पॉइजनस है। और वो उससे एक समय था कि बहुत ज्यादा ही तेजाब का मामला, एसिड अटैक होता था, तो इसके लेकर के फैसला आया था। ये लक्ष्मी अग्रवाल, इसकी मूवी, एक मूवी भी आई थी, लक्ष्मी अग्रवाल है, उसी ने केस लड़ा था। और फाइनली डिसीजन आया कि नहीं, जो एसिड का जो सेल होता है वो ओपनली नहीं होगा, उसके लिए प्रोविजन होगा, आधार कार्ड देना होगा, एडल्ट होना चाहिए, तभी वो एसिड दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। सायरा बानो केस ट्रिपल तलाक के बारे में है, कि ट्रिपल तलाक जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी, उसको लेकर के कहीं ना कहीं वो आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, तो उस चीज को भी प्रोहिबिट किया गया, रोका गया। विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा, इसमें यह है कि डॉटर के पास भी अपना ही हक है, उतना ही हक है जितना एक बॉय सन के पास होता है। कि नहीं, हम जैसे ही अगर वो जन्म लिया तो ऑटोमेटिक उसका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो भी होता है, पैतृक संपत्ति जो भी होता है, उसका स्वतः हक हो जाता है। जबकि जो महिलाएं होती है या बेटी होती है उसका नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें ये क्लियर बताया गया जजमेंट में कि उसका भी उतना ही हक है जितना एक लड़के का है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट है, उसमें से आप ध्यान रखेंगे। जैसा प्रश्न आएगा, मान लिए 7 नंबर का है तो 3 4 डालेंगे, 15 नंबर का है, 38 नंबर का है तो 6 7 डालेंगे, 10 डालेंगे। तो ये याद रखना पड़ेगा ये सब केस। ये जब आप रेगुलर लिखेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे, तो याद हो जाएगा। जैसे सायरा बानो का केस है, लक्ष्मी अग्रवाल वाला केस है, लता सिंह वाला है, ये सब मैटर डे वाला है, तो ये सब तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, विशाखा गाइडलाइन से ये हमेशा चर्चा में रहता है। हमेशा आप जब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, मैगजीन पढ़ेंगे, यूथ करंट अफेयर्स देखा करेंगे, तो ये धीरे धीरे याद हो जाएगा। उसके बाद ये हम लोग थोड़ा सा कंक्लूजन कर दिए हैं लास्ट में कि ओनली constitutional protection will not be able to achieve the goals of gender equality। सिर्फ constitutional protection, जो संवैधानिक जो संरक्षण है, उससे हम लोग जेंडर इक्वालिटी नहीं अचीव कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, साथ ही साथ जो हमारा कंजर्वेटिव सोशल थिंकिंग है उसको भी बदलना होगा। वी हैव टू चेंज सोशल थिंकिंग, सोशल बिहेवियर। और लॉ विल ओनली बी इफेक्टिव जहाँ पे, और लॉ तब इफेक्टिव होगा जब हम लोग जेंडर को डिस्क्रिमिनेशन का बेसिस नहीं मानेंगे। हम लोग अभी भी क्या करते हैं, जेंडर को डिस्क्रिमिनेशन का बेसिस मानते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना होगा। कहीं ना कहीं सोसाइटी और अधिक जब विकसित होगी, जो अभी भी जो थिंकिंग है हम लोग का, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, सोसाइटी में बदलना चाहिए, बदल भी रहा है, बहुत कुछ बदला है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत हो, लीगल प्रोविजन के तहत हो, और साथ ही साथ सोसाइटी भी डेवलप हुई है, तो उस चीज को अब अडॉप्ट कर रही है। ये 2 प्रश्न था, एक पहला प्रश्न महिला से, दूसरा ये आप देख सकते हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर जस्टिस,
और एक था ये आपका लिविंग इंस्ट्रूमेंट कैसे है कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, इस दोनों में किन्हीं को कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ये जो कानून सब जो है, तो कानून सब में हाँ हाँ। जैसे जैसे रिसेंटली का 2 साल 4 साल 10 साल का होगा, या कोई 20 साल वाला होगा, जैसे विशाखागढ़ का गाइडलाइन था 1997 में, तो ये क्या करेंट का ज्यादा पहले उसको महत्व दे, या जो पहले भी है उसको भी ऐड कर दे? देखिए, अगर करंट में वो तो याद रहेगा ही, और लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, विशाखा गाइडलाइंस 2013 में आया, लेकिन उससे पहले केस का डिसीजन 1997 में आया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करते करते हम लोग बहुत लेट किए हैं। जिस तरह से हमारे बिहार में बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 में आता है, जबकि 73rd 1992 1993 में आ गया था, लेकिन हम लोग लॉ बनाते बनाते बिहार 2006 कर दिए। तो ये चीज हम अभी, जैसे कि अभी फैसला आया था ये प्रकाश सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें था कि पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर के अभी तक बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने पुलिस मैनुअल होता है, उसमें बहुत सारा रूल्स होता है, अभी तक नहीं बनाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा उदासीनता है, लेकिन हाँ, जो इम्पोर्टेंट केस है उसको ध्यान रखना है, और बाकी रिसेंट में है तो उसको तो आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, पेपर्स पढ़ेंगे तो याद रहेगा ही, तो उसको पुट डाउन जरूर करना है आंसर राइटिंग में। बताइए, समझ में आ गया? यस सर। सर हम लोग भी जैसे आंसर